दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कहते हैं देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन दी सी शोर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो आपके समुद्र का किनारा होता है, जब हम वहाँ पे नंगे पैर चलते हैं तो कुछ मैजिकल फीलिंग हमें यहाँ पे आती है। और कहता है द वेट सैंड ऑन द बीच, द कोल्ड ब्रिज, द बर्ड, द स्मेल ऑफ द सोल्ट इन द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैंटास्टिंग। उसके बाद कहते हैं अनलाइक द कॉम वाटर ऑफ द पॉन्ड एंड लेक, ओशन वाटर कीप मूविंग कॉन्टिन्यूसली। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि भाई जैसे कि आपका ठंडा मतलब कि पानी कई बार मतलब कि शांत हो जाता है आपका, जैसे तालाब का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, किसी लेक का पानी हो गया, वहाँ पे आपका पानी थोड़ी देर के लिए सीधा खड़ा रहता है। जबकि जो आपका ओशन का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, वो हर टाइम आपकी मूवमेंट यहाँ पे शो करता है। इट इज़ नेवर स्टिल, और ये कभी भी आपका शांत नहीं होता। द मूवमेंट दैट ओकर्स इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज द वेव, टाइड्स एंड करंट्स। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो जो मूवमेंट आपके समुद्र का पानी शो करता है उनके अंदर आती है आपकी वेव्स, टाइड्स और करंट्स। ठीक है। अब यार शांत से मेरा मतलब ये है कि भाई देखो, अब ये आपका तालाब है, यहाँ पे पानी ऐसे ही है, तो ये ऐसे ही है आपका पानी। यहाँ पे भाई मतलब कि आपने कोई चीज़ फेंक दी तो आपका पानी थोड़ी देर के लिए उड़ा, फिर ऐसे ही हो गया। लेकिन जो आपके ओशन का पानी है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, कभी यहाँ पे टाइड बन रही है आपकी, कभी वही कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब कि हर टाइम वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है। तो चलो यार डू यू नो के अंदर गाइज आपको फैक्ट बताते हैं और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे when the need to conserve water is reinforced in different ways। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो हमारा मार्च 22 है ना, उसको हम वर्ल्ड वाटर डे के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पे हम पानी को बचाने की अपनी मतलब कि जो कहते हैं ना कोशिश करते हैं, वो थोड़ी बहुत हम दिखाते हैं वहाँ पे करके। लेकिन यार इस बात को हमें प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ के अंदर लेके आना चाहिए और डेली पानी को ऐसे ही बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको आपके पैसिफिक ओशन की एक इमेज दिखा रखी है और ये होता है गाइज आपका सी शोर, जहाँ पे लोग नंगे पैर चलते हैं। ठीक है। तो चलो यार गाइज अब आपको बताते हैं वेव्स के बारे में। तो यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन बीच एंड द बॉल्स फॉल इनटू द वाटर व्हाट हैपन्स। कि भाई जब आप बीच पे कहीं जाते हो घूमने के लिए, वहाँ पे आप थ्रो बॉल खेलते हो। ठीक है। तो जब आपकी गेंद पानी के अंदर गिर जाती है तो क्या होता है, इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर ऑफ द वेव्स व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड दी वेव्स। अब यहाँ पे गाइज क्या होता है कि मानो आपकी बॉल यहाँ पे जाके गिर गई तो भाई वो समुद्र की जो आपकी लहर आएगी ना, उसके साथ में वो आपकी बॉल अगेन से यहाँ पे किनारे पे आ जाती है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते थे बेसिकली यहाँ पे वेव्स। ठीक है। तो उसी के साथ यार गाइज यहाँ पे आपको पिक्चर भी शो कर रखी है आपकी वेव्स की कि भाई कैसे यहाँ पे आपकी वेव्स उठती हैं। ठीक है। तो चलो यार अब हम आगे समझ लेते। तो यहाँ पे कहता है डूरिंग अ स्ट्रॉम द विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम द ह्यूज वेव्स। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जब आप मानो आपका कोई तूफान वगैरह आता है तो जो आपकी विंड होती है, हवा होती है, उसकी स्पीड जो होती है ना बहुत तेज़ हो जाती है, जिससे कि जो आपकी लहरें उठती हैं उनकी भी स्पीड बढ़ जाती है। दिस में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से कई बार यार बहुत ज़्यादा हानि भी हमें देखने को मिल जाती है। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called the tsunami, what may be a high as 15 meter, is formed. The largest tsunami ever measured was the 150 meter high. These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर। और उसके बाद बताता है द टी सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal area of the India. The Indira point of the in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the टी सुनामी। अब दोस्तों बेसिकली यहाँ पे आपको क्या चीज़ बताता है कि भाई जब कभी आपका तूफान आता है, ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से जो आपकी लहरें होती हैं उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका कई बार अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो से आपके ज्वालामुखी से ज्वाला निकलती है, आपकी जो अंडर वाटर लैंडस्लाइड होती हैं, इन सभी की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा आपका पानी इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। उस शिफ्ट होने से क्या होता है कि आपकी भाई जो
टाइडल होती है ना, बहुत टाइडल वेव्स आपकी निकल के आती हैं, जिनको हम टी सुनामी बोलते हैं, ठीक है। वो टी सुनामी जो होती है ना आपकी, वो लहरों की जैसी होती है, लेकिन लहरों से काफ़ी खतरनाक होती है। उसकी जो हाइट होती है आपकी 15 मीटर तक भी जा सकती है और इससे भी ऊंची जा सकती है, ठीक है। और गाइज उसके बाद बताते हैं कि जो सबसे आपकी आज तक ऊंची टी सुनामी मापी गई है, उसकी जो हाइट थी वो थी आपकी 150 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उनकी स्पीड रहती है वो 700 किलोमीटर के आसपास रहती है। और फिर कह रहे हैं कि जो 2004 था वहाँ पे आपकी टी सुनामी आई थी हमारे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के पास में, और उसके एक पूरे पार्ट को उसने वहाँ पे सबमर्ज कर दिया, यानी कि भाई पानी के अंदर कंप्लीटली डुबा दिया, ठीक है। तो चलो यार, डू यू नो के अंदर आपको अगेन से यहाँ पे बताते हैं, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स scraped across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. और गाइस यहाँ पे आपको बताता है कि जो आपकी वेव्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, ठीक है। तो इसका फंडा कुछ इस टाइप से है गाइस कि भाई मानो ये हो गया आपका ओशन, मान लो आप ये हो गई आपकी ओशन की सतह, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि भाई आपकी जो हवाएं आती हैं, मानो आपकी हवा बह रही है ऐसी, तो फिर क्या होगा, ये अपने साथ को बिल्कुल, जो हवा आपकी पानी की सतह के साथ में बहेगी तो वो ऐसे पानी को अपने साथ में उठाना स्टार्ट कर देगी ऐसे। तो इस तरीके से गाइस बन जाती हैं आपकी वेव्स, लहरें। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो चलो यार बाकी आगे बात कर लेते हैं। कहता है डू यू नो के अंदर टी सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स, एज अ हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज टी सुनामी। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि जो आपका टी सुनामी है ये आपका एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, ठीक है। हार्बर का मतलब होता है बेसिकली आपका किनारा, ठीक है, जहाँ पे आपके जहाज वगैरह खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है यार कि भाई जो आपकी टी सुनामी आती है तो यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रॉय कर देती है आपके हार्बर के ऊपर, इसलिए हम इनको टी सुनामी बोलते हैं, ठीक है। तो यार उसके बाद कहता है टी सुनामी दी अर्थ पेडिमोनियम। उसके बाद आपको बता रहा है कि जो आपकी टी सुनामी है वो अर्थ के लिए एक पेडिमोनियम है। वो कैसे है, चलो इस बात को हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं टी सुनामी और दी हार्बर वेव struck havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of the Sumatra. The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. The ocean floor was displaced by the 10-20 meter and titled in a downwardly direction. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the withdrawal of the water mass from the coastline of the land masses in the South and Southeast Asia. After the thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back toward the coastline. T tsunami traveled at a speed of about 800 km per hour, comparable to the speed of a commercial aircraft, and completely washed away some of the island in the Indian Ocean. तो दोस्तों चलो इस बात को आपको समझाते हैं, तो आपको काफ़ी मजा आएगा समझ को इस बात को, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को समझाते हैं कि भाई जो आपकी 26 दिसंबर थी 2004 की, वहाँ पे क्या होता है कि भाई जो आपकी बर्मा प्लेट होती है ना, उसकी नीचे आपकी इंडियन प्लेट थोड़ी खिसक जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका समुद्र का पानी होता है वो डिस्प्लेस कर जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपका शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। अब यार इस बात को आप अभी के लिए इतना ही समझिए, उसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बाकी यार यहाँ पे आपको बताते हैं कि फिर वो पानी शिफ्ट हो गया, तो अब मानो यहाँ से सारा पानी, यहाँ पे जो पानी था वो यहाँ पे चला गया, तो फिर पानी यहाँ पे भी आएगा ना, तो यहाँ पे जो पानी आएगा वो इसकी जगह लेगा, तो वहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन का आपका हुआ, जिससे कि बहुत सारे पानी को यहाँ पे इधर उधर ट्रैवल करना पड़ा समुद्र के, और उस वजह से यार जो आपकी टी सुनामी आई ना, वो यार गाइस बहुत बड़ी टी सुनामी हमें देखने को मिली। और उसकी जो स्पीड थी आपकी 800 किलोमीटर के आसपास थी, और उसकी स्पीड आप कह सकते हो कि जो आपका कमर्शियल जेट होता है उसके जितनी ही थी, ठीक है। और कहता है द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दैट मार्क्ड द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया गोट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका इंदिरा पॉइंट बोलते हैं ना हम अंडमान और निकोबार आइसलैंड का, वो सारा आपका पानी के अंदर वहाँ पे डूब गया। एज द वेव मूव्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक epicenter from the Sumatra toward the Andaman Island and Sri Lanka, the wavelength decreases and decreasing depth of the water। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी वो वेव हमारे इंडिया की तरफ यहाँ पे बढ़ी,
तो फिर क्या होता रहा कि भाई जो वेव थी उसकी भी लेंथ आपकी घटती रही और जो यहाँ पे पानी की गहराई थी वो भी आपकी घटने लगी। फिर कहते हैं ट्रेवल स्पीड आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम दी 700 टू 900 टू 700 किलोमीटर पर हावर टू लेस देन 70 किलोमीटर, कि भाई जो इसके बीच में उसकी स्पीड थी ना अब वो आपकी आ चुकी थी सिर्फ 70 किलोमीटर पर हावर पे। और बताता है टी सुनामी वॉज ट्रेवल अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, किल मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ houses. In India, the worst affected were the coastal areas of the Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and the Andaman and Nicobar Island. अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता रहे हैं कि भाई जो आपका इंडिया है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके उसका आया। भाई 3 किलोमीटर वो अंदर तक गई तो काफ़ी ज़्यादा हाउसेज जो थे आपकी और जो एरिया था उसको अफेक्ट किया। जो आपके अफेक्ट हुए एरिया उनके यहाँ पे नेम बता रखे हैं कि भाई आपका जो आंध्र प्रदेश स्टेट थी उसका थोड़ा बहुत पार्ट अफेक्ट हुआ, फिर तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर बताता है वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3 आवर नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल टी सुनामी। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता रहे हैं कि भाई हम अर्थक्वेक को पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि उसके बारे में पहले पता नहीं लगा सकते, लेकिन जो आपकी टी सुनामी है उसके बारे में हम 3 घंटे पहले नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है, सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन बट नॉट इन द इंडियन ओशन। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये जो सिस्टम है आपका पैसिफिक ओशन के अंदर तो लगा रखा है लेकिन हमारे इंडियन ओशियन के अंदर इसको नहीं लगा रखा। फिर बताता है टी सुनामी आर रेयर इन द इंडियन ओशियन एज द सिस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कम्पेयर टू द पैसिफिक। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपकी टी सुनामी आती है ज़्यादातर वो आती है आपकी पैसिफिक ओशियन के अंदर ही, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है यानी कि आपकी अर्थक्वेक की एक्टिविटी वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। फिर बताता है टी सुनामी दैट रेवेज्ड द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया कोस्ट इन दिसंबर 2004 इज़ द मोस्ट डिवास्टेटिंग टी सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स। कि भाई जो यहाँ पे आपकी टी सुनामी आई थी ना जिसने आपके अंडमान निकोबार आइलैंड को एक पार्ट को डुबा ही दिया, ऐसी आपकी बहुत कम देखने को मिलती है और सबसे खतरनाक वाली हम इसी को अभी तक कह सकती हैं। फिर बताता है द लार्ज डैमेज कोज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमोंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ द इंडियन ओशन। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे अपनी हानि हमें देखने को मिली उसके कारण सिर्फ यही थे कि भाई जो लोग थे वो जागरूक नहीं थे। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था कि भाई हमारे पास कब तक टी सुनामी पहुँच जाने वाली, यानी कि हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान यहाँ पे नहीं दे रहे थे। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स आपको इसकी कुछ पिक्चर्स दिखाती हैं। ये देखो पिक्चर्स ऐसी कुछ आपकी आई थी यहाँ पे टी सुनामी। ठीक है, और यहाँ पे बता भी रखा है डिस्ट्रक्शन कोस्ड बाय द टी सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट। और ये जो डिस्ट्रक्शन की मैंने आपको पिक्चर दिखाई ये थी आपकी तमिलनाडु कोस्ट की। फिर कहता है द फर्स्ट इंडिकेशंस दैट टी सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्ट रीजन followed by the destructive waves. When this happened on the coast, instead of people going to a high ground, they started assembling at a coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave टी सुनामी struck. अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई जब कोस्ट होती है ना वहाँ से आपका पानी जाना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लो कि भाई टी सुनामी वहाँ पे आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद गाइज यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जब ऐसा कुछ सीन वहाँ पे हुआ तमिलनाडु कोस्ट पे तो लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है और लोग वहाँ से जाने की बजाय जबकि वहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया कि भाई देखते हैं क्या सीन होगा। और जब टी सुनामी आई तो वहाँ पे काफ़ी डैमेज उसने पहुँचाया और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे डेथ भी हुई, किसी को इंजरी भी हुई। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब समझाते हैं आपको टाइड्स के बारे में। यहाँ पे कहते हैं The rhythmic rise and fall of the ocean water twice in a day is called a tide। कि भाई जो आपका पानी होता है ना समुंदर का वो आपका ऊपर जाता है दिन में एक बार और दिन में आपका नीचे आता है, मतलब कि सारी चीज़ें आपके दिन में 2 बार होती हैं। तो ये जो चीज़ें आपकी होती हैं ना इसी चीज़ को हम टाइड कहते हैं। इट इज़ अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर बाय द राइजिंग to its highest level. It is low tide when the water fall to its lowest level and reduces from the shore। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि जब आपका पानी नीचे चला जाता है बिल्कुल तो इसको हम कहते हैं लोअर टाइड और जब आपका ऊपर चला जाता है तो हम इसको कहते हैं हायर टाइड। ठीक है, उसके बाद कहता है द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड। और जो यार क्या बताता है कि आपको जो आपकी अर्थ है ना उसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो आपका मून है यहाँ पे उसके बाद सन है आपका, इनके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है।
तो ये सभी जो होती है ना आपकी टाइड वगैरह, ये होती हैं आपके मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। व्हेन द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोज हाई टाइड। दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि भाई जब आपका चांद और आपकी जो धरती होती है काफ़ी नज़दीक होती हैं, तो जो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो क्या करती है, पानी को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि जो आपका पानी पहले यहाँ पे था अब वो इतना आपका ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और उसके बाद बताता है ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डे द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर द हाईएस्ट। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जब आपका फुल मून डे होता है, यानी कि आपका पूरा चांद निकला हुआ होता है, उस दिन क्या होता है कि भाई आपका जो सन हो गया, मून हो गया और आपकी अर्थ हो गई, ये तीनों एक ही लाइन में होती हैं, और उस दिन जो आपकी टाइड्स रहती हैं वो आपकी हाई रहती हैं। ठीक है, फिर बताता है दीज टाइड्स आर कोल्ड दी स्प्रिंग टाइड्स। और इन टाइड्स को हम क्या कहते हैं गाइस, स्प्रिंग टाइड्स, जो कि आपको यहाँ पे शो भी कर रखे हैं। देखो एक ही लाइन में ये सारे आपके, और ऐसे भी एक ही लाइन में। ठीक है, फिर आपको बताता है बट व्हेन द मून इन इट्स इज फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर द ओशन वेव गेट डाउन इज डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून रिजल्टिंग इज लो टाइड्स। दीज टाइड्स आर द नीप टाइड्स। कि भाई जब आपका यहाँ पे क्वार्टर के अंदर होता है ना आपका फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर के अंदर मून, तो फिर क्या होता है जो सन होता है ना उसका ही सिस्टम यहाँ पे चलता है, तो सन की वजह से क्या हो पाता है कि आपके यहाँ पे लो टाइड आती हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज इस नीप वाले के अंदर। ठीक है, फिर बताता है हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोजेस्ट टू द शोर, दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजली। कि भाई जब आपकी टाइड्स हाई होती हैं तो वो हेल्प करती हैं नेविगेशन में हमारे समुद्री जहाज़ों की, और उसकी हेल्प से जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं वो जल्दी पहुँच पाते हैं। दी हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, और यार ये हमारी मछलियाँ पकड़ने में भी हेल्प करती है हाई टाइड्स। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग दी हाई टाइड्स, दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। The rise and fall of the water due to the tide is being used to generate electricity in some places। और कुछ जगह तो क्या होता है कि भाई जो आपका पानी ऊपर जाता है नीचे आता है, इसका यूज़ लोग बिजली बनाने के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर यार चलो यार गाइज अब आपको आगे बताते हैं ओशियन करंट्स के बारे में। अब आप यहाँ पे वेव जान चुके हो और आपकी टाइड जान चुके हो। ठीक है, तो अब बारी आती है स्टडी करने की हमारी ओशियन करंट्स को। तो यहाँ पे कहते हैं ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम of water flowing constantly on the ocean surface is defined direction। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आपकी ओशन करंट होती है वो होता है आपके पानी का ऊपरली सतह पे जो फ्लो करता है वो करना, और किसी एक डायरेक्शन के अंदर। द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड, जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेटेड नियर द इक्वेटर एंड मोर टुवर्ड द पोल। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है गाइज कि भाई जो आपकी ओशियन की करंट होती हैं वो आपकी ठंडी भी हो सकती हैं, गर्म भी हो सकती हैं। जो आपकी गर्म ये करंट होती हैं ये आपकी इक्वेटर के पास जनरेट होती हैं और पोल की तरफ आपकी जाती हैं। और हायर लैटिट्यूड्स और ट्रॉपिकल और द लोअर लैटिट्यूड्स द लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई जो आपकी लेब्राडोर ओशियन करंट है वो आपकी ठंडी करंट है, और जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है वो आपकी यहाँ पे यार हॉट करंट है, आपकी हॉट करंट है यानी कि वार्म करंट है। The ocean current influence the temperature conditions of the area। और यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी ओशन करंट होती हैं ये उसके आसपास के एरिया के टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। वार्म करंट्स बीइंग अबाउट द वार्म टेम्परेचर एंड द लो ओवर लैंड सरफेस, द एरिया वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जहाँ पे आपकी वार्म करंट होगी वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर रहेगा वो गर्म रहेगा, और जहाँ पे दोनों मिलती हैं आपकी वार्म भी मिलती है और कोल्ड भी मिलती है, वहाँ पे सबसे अच्छा एरिया होता है आपका फिशिंग के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए। फिर कहते हैं सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड आर सच एग्जाम्पल। कि भाई आपका जापान का समुंदर लगा लो आप, या फिर आपकी जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी ईस्ट कोस्ट लगा लो, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे आपकी दोनों करंट्स मिलती हैं। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। और जहाँ पे दोनों मिलती हैं वहाँ पे यार आपकी जो कहते हैं ना हम धुंध आ जाती है वो भी आ जाती है, तो उसकी हेल्प से हमें, उसकी वजह से यार हमें आगे इधर उधर दिखाई नहीं देता ज़्यादा। ठीक है, फिर बारी आती है गाइज हमारी एक्टिविटी की। तो यहाँ पे कहता है फिल 3/4 ऑफ अ बकेट विद अ टैप वाटर। कि आप एक काम करो, अपनी कोई भी बाल्टी लो, उसका 3 हिस्सा भर दो 4 में से। Heat the water by putting an immense rod on one side of the bucket, on the other side introduce a ice tray just
removed from the freezer, add a drop of red ink to observe the path of the current by the process of convection। उसके बाद कहते हैं कि भाई आप फिर उसके एक साइड में तो क्या करो बाल्टी के कि भाई जो भी आपने बकेट ली थी वहाँ पे उसकी गर्म रोड मतलब कि आपकी राड वगैरह वो कर दो, या फिर राड तो नहीं करना यानी कि उसको हीट करना है बेसिकली आपको एक साइड के पानी को। और जो एक साइड का पानी है वहाँ पे आपको जस्ट बर्फ़ डाल देनी है आपकी फ्रिज से निकली हुई, और फिर वहाँ पे आप एक रेड इंक भी डाल दो, फिर देखो कि आपकी जो करंट है वो कैसे चलती है कन्वेक्शन की हेल्प से। ठीक है, बाकी माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ओशन करंट शो कर रखे हैं इस डायग्राम के अंदर, तो मैं एक काम करता हूँ उसको जूम करके आपको ओशन करंट्स के बारे में बताते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ये रहा माय फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे शो भी कर रखा है कि भाई आपकी कोल्ड करंट कहाँ पे है और वार्म करंट कहाँ पे। तो यार साउथर्न जो ओशियन होगा ये तो आपको पता ही, आपका सारा पोल के आसपास रहने वाला है, तो यहाँ पे सारी की सारी आपकी यही वाली है। देखो आप, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, इसका ग्रीन कर लेते हैं। तो यार गाइज यहाँ पे देखो आप सारी की सारी ही आपकी कौन सी करंट है, यहाँ पे सारी की सारी करंट आपकी बिल्कुल ठंडे वाली ही रहेंगी क्योंकि यार ये एरिया आपका पोल के पास में है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो आपका जो ये साउथ अमेरिका है इसके इस वाले पार्ट में यहाँ पे भी आपकी कोल्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कोल्ड है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपकी जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में कोल्ड है। उसके बाद यार यहाँ पे आपकी जो आपका ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे कोल्ड है, और गाइज यहाँ पे भी आपकी कोल्ड है जापान की थोड़े पास में। ठीक है, उसके बाद यार सभी जगह आपका जो इक्वेटर है यहाँ से जाता है, इसलिए यहाँ पे इसके आसपास के एरिया में सभी जगह आपको हॉट वार्म करंट देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सारी आपकी वार्म जा रही हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे पैसिफिक में भी आपकी सारी वार्म जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे भी इंडियन ओशन में भी हमारे में सारी वार्म ही हैं, और यहाँ पे भी आपकी सारी वार्म देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी माय फ्रेंड्स यार इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यार माय फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो यार, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।